हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने 4th ग्रेड वैकेंसी का डीवी का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यानी आज 13 तारीख का मेरे छोटा भाई है, उसका आज डीवी था, ठीक है? और कहाँ पर हुआ था उसका डीवी? बीकानेर में हुआ था। तो उसका इतना अनुभव नहीं था डीवी के लिए, इसलिए उनके साथ मैं गया था, ठीक है? क्योंकि मेरा तो डीवी का अनुभव था पहले से, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि वहाँ पर आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है? और कौन-कौन से सेट कितने सेट तैयार करने होते हैं, किस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लगाना होता है और आपको कौन-कौन सा एफ़िडेविट की ज़रूरत होती है। यानी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4th ग्रेड में चेकलिस्ट, क्योंकि सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर क्या बनानी होती है? चेकलिस्ट। सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर चेकलिस्ट बनती है। जैसे आपने 2 सेट बनाए हैं, उन दोनों सेट के ऊपर क्या लगती है? चेकलिस्ट लगती है, ठीक है? चेकलिस्ट के बाद में चेकलिस्ट के नीचे क्या लगता है? चेकलिस्ट के नीचे आपका डॉक्यूमेंट का कंप्लीट सेट लगता है, ठीक है? और जिस क्रम में आपने चेकलिस्ट को बनाया है, ठीक है? उसी क्रम में आपको, जैसे यहाँ पर पेज नंबर लिखा है आपने 1 से लेकर 10 नंबर पेज तक का, तो 1 से लेकर 10 नंबर पेज पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए। उससे आपने इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखी है, जैसे 11 से लेकर 15 नंबर पेज तक आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो उसी सेट को उसी क्रम में और उसी तरीके से आपको अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेकलिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद लिंग, आप मेल हो या फीमेल, उसके बाद ईमेल आपको वही अटैच करनी होती है जो आपने ईमेल यानी जो फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट में जो आपने लगाई है ना, वही ईमेल आपको यहाँ पर अटैच करनी होती है। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद 1 जनवरी 2026 तक आपकी कितनी आयु हो चुकी थी और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर फ़ोटो लगानी होती है और फ़ोटो पर सिग्नेचर भी करना होता है, जिसमें आधा सिग्नेचर तो आपको यहाँ पर आना और आधा सिग्नेचर आपको फ़ोटो पर करना होता है, ठीक है? यानी आधा सिग्नेचर आपको साइड में करना होता है, आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो पर करना होता है, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है, उसके बाद है स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म किस तरीके से लगाना है? तो यहाँ पर दस्तावेज़ की उपलब्धता में हाँ लिखना है, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म जारी दिनांक। अब जारी दिनांक कौन सी लिखनी होती है? जारी दिनांक का मतलब होता है जब आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था ना, जिस दिन स्क्रूटनी फॉर्म को सबमिट किया था, वही डेट यहाँ पर लिखनी होती है। और यहाँ पर दस्तावेज़ों की पृष्ठ संख्या में, जैसे आपको स्क्रूटनी फॉर्म के कुल कितने पेज हैं? कुल आपकी जो फ़ीस कटी है ना, उसके समेत टोटल 10 पेज है, ठीक है? और फ़ीस वाली रसीद है ना, आपको लास्ट में लगानी है, ठीक है? स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में आपको फ़ीस वाली रसीद लगानी है। तो यहाँ पर हाँ, जारी दिनांक और उसके बाद पृष्ठ की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 10 नंबर पेज तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म हैं। तो अभी आपने यहाँ पर क्या लगाया कि 1 से 10 नंबर पेज पर आपके स्क्रूटनी फॉर्म हैं। तो आपका जो डीवी का सेट होता है ना, उसमें 1 से लेकर 10 नंबर पेज तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म होने चाहिए, ठीक है? अन्य उसमें डॉक्यूमेंट को आप इन्वॉल्व नहीं करना है। 1 से लेकर 10 नंबर तक आपका स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर है मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी की अंक तालिका। यहाँ पर आपको हाँ लिखना है और यहाँ पर जारी दिनांक लिखनी है। जारी दिनांक किसकी लिखनी है? 10वीं की मार्कशीट की। 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पर जारी दिनांक लिखनी है। और उसके बाद जितनी भी आपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल की है ना, सभी पेज यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे एक मार्कशीट किसकी होगी? एक मार्कशीट आपकी 10th की होगी, उसके बाद एक मार्कशीट आपकी 12th की होगी। उसके बाद अगर आपने और भी लगाई है, जैसे जैसे मेरे भाई ने तो लगाई थी, जैसे 4 मार्कशीट किसकी होगी? 4 मार्कशीट यानी 3 तो वो मतलब ईयर्स की, और एक डिप्लोमा हो गया और एक डिग्री हो गया और एक साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी उसने लगाया था। इस तरीके से 4, 1, 5, 6 और 7 टोटल कितने हो गए? टोटल 7 पेज हो गए, ठीक है? तो वो 7 पेज आपको क्रम में लगाने हैं, लेकिन सबसे पहले उसी क्रम में लगाने हैं, जैसे 10वीं की, उसके बाद 12वीं की, उसके बाद अगर आपने बीए का लगाया, बीए की थी तो बीए का, और अगर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा का यहाँ पर लगाना है। तो सभी इसी में लगाना है, लेकिन यहाँ पर जारी दिनांक है ना, वो 10वीं की आपको लिखनी है। और सबसे पहले पेज कौन सा होना चाहिए?
यानी 11 नंबर पेज कौन सा होना चाहिए, 11 नंबर पेज 10वीं का होना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर पेज 12वीं का होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पेजों की संख्या लिखनी है 11 से लेकर 17 नंबर। जैसे मेरे भाई के थे 11 से लेकर 17 नंबर पेज तक उसके क्या थे, सभी डॉक्यूमेंट थे। यहाँ पर याद रखना है जारी दिनांक 10वीं की लिखनी है और 11वां नंबर पेज पर आपको क्या लगानी है, 10वीं की मार्कशीट। और उसी जो सेट है ना उसमें भी 11 नंबर पेज पर आपको क्या होना चाहिए, 11 नंबर पेज पर क्या होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट। उस सेट में 12 नंबर पेज पर होनी चाहिए 12वीं की मार्कशीट। इसी क्रम में आपको लगानी होती है, ठीक है। और अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी है कि मेरे नाम में, पिता के नाम में और या फिर किसी के नाम में या स्पेस वगैरह में गलती है, वो एफिडेविट कहाँ पर लगाएं। तो वो एफिडेविट भी आपको साथ में, जैसे मान लेते हैं कि आपके ट्वेल्थ में आपके पिता के नाम में गलती थी, ठीक है, तो वो एफिडेविट कहाँ पर लगाना है, जो 12वीं की आपने मार्कशीट लगाई थी ना, उसी मार्कशीट के पीछे आपको क्या लगाना होता है, वो एफिडेविट लगाना होता है। यानी जिस चीज़ में आपकी गलती है ना, उसी, जैसे मान लेते हैं कि बीए में आपकी गलती है, तो बीए के बाद में आपने जो डिग्री और 3 जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको एफिडेविट लगाना होता है। तो इस तरीके से आपको एफिडेविट लगाना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र की उपलब्धता में क्या लिखना है, हाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जारी दिनांक लिखनी है। और अगर आपने एफिडेविट साथ में लगाया है तो एफिडेविट भी यहाँ पर लगाना होता है। अगर आपने एफिडेविट नहीं लगाया तो पेज नंबर कितना लिखना है, यहाँ पर लिखना है 18। और आपके सेट में भी 18 नंबर पेज पर क्या होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपने सेट बनाया ना, उसके हर पेज के ऊपर वाली साइड में है ना पेज नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर सबसे पहले आपको क्या करता है, चेकलिस्ट में चेक करता है कि 18 नंबर पेज पर क्या मूल निवास है, तो वो आपके 18 नंबर पेज पर जाएगा सीधा और वहाँ पर देखेगा क्या मूल निवास है कि या नहीं है। इसीलिए क्रम में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्रम में नहीं लगाते तो आपका चेक नहीं होता। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि मूल निवास पुराना है, ठीक है, कितना पुराना चल जाएगा। अगर मूल निवास आपका 10 साल तक यानी 10 साल के अंडर में है ना, तो आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका मूल निवास चल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि मेरा मूल निवास तो इतना पुराना नहीं है, जैसे 3 से 4 साल ही मेरा मूल निवास पुराना है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत है कि मैंने मूल निवास अभी नया बनवा लिया है, ठीक है। तो आपने अगर नया बनवा लिया ना, तो वो आपको पुराना वाला और नया वाला दोनों यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में दोनों अपलोड किए हैं तो आपको दोनों अपलोड करने हैं। और अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म दोनों अपलोड नहीं किए, सिर्फ पुराना वाला ही अपलोड किए हैं, तो आपको पुराना वाला भी अपलोड करना होगा, नया वाला भी अपलोड करना होगा, प्लस में आपको एफिडेविट भी देना होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पुराना वाला और नया वाला दोनों अपलोड कर दिया था तो फिर आपको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी पे हो तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी जारी दिनांक लिखनी है, ठीक है। अगर आपने नया बाद में बनाया है तो उसकी नया वाले की यहाँ पर जारी दिनांक लिखनी है, पुराने वाले की नहीं लिखनी, याद रखना है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों हैं तो यहाँ पर नया और पुराना लगा सकते हो। और अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में नया और पुराना दोनों लगाया है तो फिर यहाँ पर दोनों लगाना होता है, ठीक है। और अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में एक ही लगाया है, ठीक है, और 1 साल तक वैलिड है तो फिर आप एक ही लगा सकते हो। अगर वैलिड नहीं है और अगर आपने वैलिड भी नहीं है और अगर आपने दोनों नहीं लगाया, सिर्फ पुराने वाला लगाया, नया वाला नहीं लगाया, तो वो सेम मूल निवास वाला प्रोसेस होता है। तो आपको नया वाला भी लगाना होगा, पुराना वाला भी लगाना होगा, प्लस में क्या लगाना, एफिडेविट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेज नंबर क्या हो गया, पेज नंबर हो गया 19। यानी 19 नंबर पेज पर आपके सेट में क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अन्य कैटेगरी से हो तो यहाँ पर दस्तावेजों की उपलब्धता, हाँ, और यहाँ पर जारी दिनांक और यहाँ पर उसकी पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद जो मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों एक ही राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करवा लिए, ठीक है, अलग अलग अधिकारी द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जारी दिनांक और यहाँ पर उपलब्धता और यहाँ पर जारी दिनांक और उसके बाद पेजों की संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे आपके 20 से लेकर 21 नंबर पेज तक क्या है, 21 नंबर पेज तक आपके
जो चरित्र प्रमाण पत्र है। उसके बाद वचनबद्ध साध्य कागज़ पर हाँ उपलब्धता में हाँ लिखना है, जारी दिनांक लिखनी है और यहाँ पर 22 नंबर पेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद संविधान का शपथ पत्र साध्य कागज़ पर यहाँ पर हाँ और जारी दिनांक और उसके बाद 23 नंबर पेज लिखना है। तो इसी क्रम में आपको सेट बनाना है, इसी जिस क्रम में आपने पृष्ठों की संख्या लिखी है। उसके बाद दहेज संबंधी घोषणा पत्र यहाँ पर लगाना होता है। उसके बाद जारी तिथि दिनांक और यहाँ पर पेज नंबर लगाना होता है। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र अगर आपने विवाह करवाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जारी दिनांक और यहाँ पर जारी की तिथि और यहाँ पर क्या लगाना होता है, उसका पृष्ठ संख्या लगानी होती है। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये आपको सभी को बनाना होता है ना, संतान संबंधी घोषणा पत्र, ठीक है। और उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र और यहाँ पर जारी दिनांक और यहाँ पर पेज की संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 23 नंबर पेज है तो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद विकल्प पत्र में क्या होता है कि विकल्प पत्र में ये होता है कि आप टीएसपी कैटेगरी से हो, ठीक है, आप टीएसपी कैटेगरी से हो और आपकी मेरिट इतनी है कि आप नॉन टीएसपी में भी पास आउट हो रहे हो, ठीक है। नॉन टीएसपी को भी आप फाइट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको विकल्प पत्र लगाना होता है, ठीक है। आप ये विकल्प पत्र वाला है ना, सभी से निवेदन है कि आप सभी ये फॉर्मेट है ना निकलवा कर ले जाना। अगर वो आपको, चाहे आप टीएसपी हो चाहे आप नॉन टीएसपी हो, आपसे मांगे तो वहाँ पर आप हाजिर कर सकते हो। मेरे भाई से तो नहीं मांगा था, तो इसलिए, क्योंकि हम तो नॉन टीएसपी से हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नमूना हस्ताक्षर पत्र यहाँ पर लिखना है और पेज नंबर लिखना है, जिसे मान लेते हैं 24 नंबर पेज। उसके बाद स्वयं का पहचान पत्र, यानी आपको आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। आधार कार्ड की जारी दिनांक और यहाँ पर आधार कार्ड की पृष्ठ संख्या लिखनी है 25, ठीक है। और उसके बाद नीचे सबसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस तरीके से यह आपको प्रारूप बनाना होता है। अब एक कॉमन डाउट है जो सभी को रहता है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें हमने क्या है कि साइन वगैरह ना, वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो प्रिंट आउट निकल कर आया है उसमें हमने राजपत्रित अधिकारी द्वारा साइन नहीं करवाए। तो अगर आपने नहीं करवाए ना, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था ना, उसमें जो अटेस्टेशन वाले फॉर्म 2 पेज है ना, वो आप प्रिंट आउट निकल कर आए हैं, वो आप निकाल देना। और उसके साथ जो आपके ओरिजिनल वाले जिसमें आपने राजपत्रित अधिकारी द्वारा सिग्नेचर करवाए थे, यानी अटेस्टेड करवाए थे, तो वो यहाँ पर आपको लगा लेना है, ठीक है। और दूसरे फॉर्मेट में अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अन्यथा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पर मांगते नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपनी सुविधा अनुसार करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, लेकिन वहाँ पर मांगते नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म में ना ओरिजिनल वाला अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है और वो आप निकाल सकते हो। जो आपकी प्रिंट आउट निकल कर आए थे ना, वो आप निकाल देना और यहाँ पर ओरिजिनल वाला लगा देना, ठीक है। इसलिए अटेस्टेशन संबंधी तो ये भी आपकी समस्या कंप्लीट होगी। और उसके बाद ये है कि वहाँ पर कौन कौन सी सुविधा रहती है, ठीक है। सबसे पहले आप डीवी देने जाओगे ना वहाँ पर, तो आपको क्या होगी, बाहर एक टीम बैठी होगी, ठीक है, बाहर एक टीम बैठी होगी। वो आपको सबसे पहले मतलब आपको बिठाकर सबसे पहले आपको समझाएंगे कि आपका क्या क्या प्रोसेस रहता है, आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आप चेकलिस्ट के अनुसार अपना वो है ना, जो आपकी दस्तावेज है वो सेट कर लो। तो आप चेकलिस्ट के अनुसार अपना दस्तावेज वहाँ पर भी जाकर सेट कर सकते हो। और अगर आपसे चेकलिस्ट से संबंधित या फिर डॉक्यूमेंट को संबंधित आपकी कोई भी दिक्कत होती है ना, तो वहाँ पर बाहर है ना वो टीम बैठी होती है, वो टीम आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। और आपको ये नहीं है कि आप 2 ही चेकलिस्ट लेकर वहाँ पर चले गए, ठीक है। आपको कम से कम 3 से 4 आपको चेकलिस्ट वहाँ पर ले जानी है। अगर चेकलिस्ट में बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाता है, तो आप नए वाली चेकलिस्ट लगा दो। इसलिए सुविधा के अनुसार आपको चेकलिस्ट है ना 3 से 4 प्रिंट कर लेना, कोई गलती हो तो नई चेकलिस्ट हाँ आप वहाँ पर जल्दी से जल्दी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर वो टीम बैठी होती है, वो आपको सभी सुविधा प्रोवाइड करवाती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो वो आपका बायोमेट्रिक वगैरह सभी करवा लेते हैं। जो टीम बैठी होती है ना वहाँ बाहर, वो आपका सभी बायोमेट्रिक करवा लेते हैं। बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको क्या होता है कि आपको रूम के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो आपका डीवी वगैरह चेक करते हैं ना, वहाँ पर आपको जैसे आपके ग्रुप बने होते हैं, जैसे ए ग्रुप, ठीक है, बी ग्रुप, सी ग्रुप,
ठीक है, तो आपको उसी ग्रुप के पास भेज देते हैं कि उस ग्रुप के पास अंदर चले जाओ। ठीक है, अंदर इतना टाइम नहीं लगता। अगर आपके डीवी में सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सभी नाम में कुछ गलती नहीं, सभी आपने एफिडेविट वगैरह बनाए हैं, तो कितना टाइम लगता है? तो 10 से लेकर 15 मिनट का आपका औसत समय लगेगा और उसके बाद आपको घर पर जाने के लिए कह दिया जाएगा। तो इस तरीके से डीवी का कंप्लीट प्रोसेस रहता है। अगर डीवी से संबंधित और भी कोई जानकारी है तो मुझे भी डीवी का कंप्लीट अनुभव है, क्योंकि अभी जो मेरा भाई का डीवी था आज वो मैं करवा कर आया हूँ। तो कोई भी आपके साथ कोई भी इश्यू है डॉक्यूमेंट से संबंधित, डीवी से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।